भी हो रही है और वो स्पष्ट नज़र आ रहा है। मैं कहूँ या ना कहूँ, वकील कहें या ना कहें, जनता को बेशक यहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग का नहीं पता, अगर जनता के पास दिमाग तो है, वो अनुभव तो करते हैं। उनका अनुभव जो कर रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जमानत देने में बार बार तारीख और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित हो गया, तो उसमें कम से कम जो केस उस बेंच के सामने लगे थे कोर्ट नंबर 3 में, वो इमीडिएटली किसी और बेंच के सामने लगाने चाहिए थे जो आज कोर्ट बैठी थी। राइट टू लाइफ को इतना इजी कैसे ले सकते हैं? फंडामेंटल राइट को अब आप करप्शन पे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने बिठाया 7 जजों का। भाई पार्लियामेंट के अंदर ये जो लोग गलत काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, इनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इन पे इस तरह के मामले पूरी छूट दे दें क्या? नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, क्या फिर से एक बार मनीष सिसोदिया पर ईडी अपने पक्ष को बदल सकती है? क्या अब तक जो 200 दिनों से भी ज़्यादा बीतने के बाद ईडी ये साबित नहीं कर पाई है, कोई सीधे तौर पर वो सबूत नहीं जुटा पाई है और नहीं पेश कर पाई है, कोर्ट के मेज़ पर नहीं रख पाई है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीधे तौर पर उनके पास कोई सबूत है? और जब सबूत ही नहीं है तो किस आधार पर अब इतने लंबे समय तक किसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को जेल की काल कोठरी में बंद किए हुए हैं? ये बात मैं नहीं कह रहा दर्शकों, ये बात कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने यह कहा कि आप अनंत काल तक किसी को जेल में नहीं रख सकते, आपको तमाम चीज़ें साबित ही करनी पड़ेगी। और इसके लिए एक तरीके से उन्होंने निर्देशित भी किया कि जो तय सीमा आपको बताई जा रही है, अब उस तय सीमा के भीतर आपको ये तय करके दिखाना पड़ेगा कि मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में मुजरिम है, उनके खिलाफ आपके पास सबूत है। आइए आपको दिखाते हैं खास मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में देरी क्यों? 5 अक्टूबर के बाद 12 अक्टूबर का समय दिया गया था। ईडी से सवाल पूछा गया था कि आपके पास गवाह हैं, सबूत कहाँ हैं? तो इस तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे वकील हैं बलराज सिंह, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा सवाल यहाँ पर ईडी को लेकर लगातार उठता है कि आखिर ईडी क्या दबाव में है? ईडी को लेकर तमाम 26 विपक्ष की पार्टियाँ यहाँ पर यही कह रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम एजेंसियों पर दबाव बना लिया है। एक तरफ संजय सिंह जो है लगातार 100 करोड़ के मामले में फंसे हुए हैं और संजय सिंह का यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर और अडानी से नहीं डरते हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर 100 करोड़ का घोटाला हुआ है तो आप 2 रुपए की बात कर दीजिए, 100 पैसे की बात कर दीजिए कि आपको कहाँ कुछ मिला है। यानी कि ईडी जवाब देने में अभी कहीं ना कहीं विफल साबित होती हुई नजर आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। आपकी अभी आप देखिए मनीष सिसोदिया को आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन लगातार देखा समय निकल गया है। आपको लगता है कि अब कुछ होगा? देखिए, आज तो जो जज को जिनको सुनना था कोर्ट नंबर 3 में, वो जज ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा हैं। और ऐसे मौक़ों पे सुप्रीम कोर्ट को ख़ास तौर पे ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए पूरे देश के सामने, हाई कोर्ट्स के सामने भी और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सामने भी। वैसे तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कई बार कह चुके हैं और अक्सर इस बात को रखते हैं कि लोगों के फंडामेंटल राइट टू लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबऑर्डिनेट कोर्ट, वो कहते हैं सबऑर्डिनेट भी मत कहो। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को लोगों को जमानत देने में बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और लोगों को समय पे और तीव्र गति से जमानत देनी चाहिए। मगर यहाँ आज जो देख के ये लगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनता है तो उन कोर्टों में जो जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चले गए, उनकी जगह अगर वो कोर्ट नहीं चलेंगी तो कम से कम इस तरह के मामले, ख़ास तौर पे ये राइट टू लाइफ में आता है, जमानत वाले केस तुरंत किसी और बेंच में लगा देना चाहिए था, जो कि नहीं लगाया। मेरे हिसाब से एज एन एडवोकेट हमें अच्छा ये नहीं लगता और ये कोई ट्रेंड अच्छा नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी केस जमानत का ख़ास तौर पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का थोड़ा पता है कितने दिन चलेगा। या तो अरेंजमेंट ऐसा करना चाहिए था कि 1 घंटा पहले दूसरी कोर्ट में अपनी कोर्ट में जाके लोग अपना मैटर सुने इस तरह के, या अगर लगता है कि नहीं लगातार बेंच चलाना है तो इन केसों को किसी और कोर्ट में लगाना चाहिए था और आज हियरिंग होनी चाहिए थी। सर, 5 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें आपने साफ तौर पर देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किए कि आपके पास गवाह है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। अगर 228 दिन बाद जो है ईडी सबूत पेश नहीं कर पाती है और यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो है गलत साबित नहीं होते, तो 228 दिन का हिसाब कौन करेगा? सर, ये आपको क्या लगता है कि ईडी दबाव में है या फिर ईडी कौन सा परचम यहाँ पर लेना? ये कोई अच्छा सा कानून की व्यवस्था नज़र नहीं आ रही देश में। अरे ईडी को जिनके पास एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, मनी ट्रेलिंग का आज तक वो एक पैसा भी वसूल नहीं कर पाए हैं,
अब कहते हैं जी पार्टी ने पैसा यूज कर लिया। अरे किसने किया, कैसे किया, अब तक इतने 228 दिन में ये देश ये पता नहीं लगा सकता। या तो कहानी झूठी है या हमारी ईडी अक्षम है। इसके दोनों ही मामले में कोई आदमी एक्यूज को भुगते, उसको कम से कम जमानत मिलनी चाहिए। अरे ये सारे मामले तुम ट्रायल कोर्ट में रख सकते हो, बाद में भी तुम्हें कोई सबूत मिल जाए, ट्रायल कोर्ट में रखो। ट्रायल कोर्ट का काम है सज़ा देना। कोई आदमी सज़ा के काबिल है भी नहीं, वो वाकई अभियुक्त है कि नहीं है, खाली अभियुक्त बना के कि वो दोषी है कि नहीं, वो तो कोर्ट का काम है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कभी भी इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से ईडी के कहने पे बार बार समय दिया जा रहा है, ये हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। ईडी पर दबाव हो सकता है क्योंकि विपक्ष की पार्टी जो अलायंस हुआ है उनका यही कहना है कि विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को चलने का प्रयास किया जा रहा है। सर इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल बात सही है, मगर इसमें आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जिन जिन की सरकार आती हो, इस तरह की बेवकूफ़ियाँ तो ये सारे लोग करते हैं और अभी भी हो रही है और वो स्पष्ट नज़र आ रहा है। मैं कहूँ या ना कहूँ, वकील कहें या ना कहें, जनता को बेशक यहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग का नहीं पता, मगर जनता के पास दिमाग तो है, वो अनुभव तो करते हैं। उनका अनुभव जो कर रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जमानत देने में बार बार तारीख और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित हो गया, तो उसमें कम से कम जो केस उस बेंच के सामने लगे थे कोर्ट नंबर 3 में, वो इमीडिएटली किसी और बेंच के सामने लगाने चाहिए थे जो आज कोर्ट बैठी थी। राइट टू लाइफ को इतना इजी कैसे ले सकते हैं? फंडामेंटल राइट को अब आप करप्शन पे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने बिठाया 7 जजों का। भाई पार्लियामेंट के अंदर ये जो लोग गलत काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, इनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इन पे इस तरह के मामले पूरी छूट दे दें क्या? पूरी छूट दें तो नंगा नाच हो जाएगा देश में कि पैसे ले लेके वोटिंग की इन लोगों ने इधर से उधर। जनता थोड़ी पसंद करती है। अरे जनता जो चाहती है वो है असली कानून। तो जनता चाहती है करप्शन चाहे बंदर हो चाहे बाहर हो, तुम कानून का लबादा नहीं ओढ़ सकते। हाँ, अच्छा काम करने के लिए, वो बोलने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, मगर बुराई को भी तुम इम्यूनिटी समझो कि इम्यूनिटी मिल गई है मेंबर पार्लियामेंट को, ये गलत है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो सही बिठाया है और इसमें मुझे उम्मीद है कि इनको ये इम्यूनिटी, गलत काम की इम्यूनिटी मांगना चाहते हैं या उसको उसी दायरे में रखना चाहते हैं, देश सरकार भी उसी पक्ष में है। इम्यूनिटी की बात करते हैं। आपने बयान सुना होगा, संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। इस तरीके का उनका बयान आता है। आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि इस तरीके का माहौल सर बन सकता है या फिर ये आम आदमी पार्टी का डर है? देखो, इसमें डर भी है और हो भी सकता है। और किसी एमपी का इस तरह से कहना, ये अपने आप में जो इतना बोल्डली जो आदमी बोलता है, जो एमपी इस तरह से बोल्डली बोलता है, पार्लियामेंट में बोला उसने, और जिसकी वजह से उनको निष्कासन में रहना पड़ रहा है, वो आदमी इतना बोल्डली बोलता है तो वो कम से कम इस तरह का बयान, कमज़ोर बयान नहीं देना चाहेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फीलिंग ऐसी होगी, कहीं ना कहीं ऐसे सरकमस्टांसिस होंगे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा अनुभव हुआ होगा या लगा होगा कि ये इस तरह से निपटाना भी चाहते हैं, निपटा भी सकते हैं। मगर क्या है, ये देश का तो आपने देखा दर्शकों, मनीष सिसोदिया की रिहाई पर किस तरीके से अब जो है हालात बनते नजर आ रहे हैं, किस ढंग से अब क्या उनकी पत्नी भी इस मुद्दे पर बोलती नजर आएंगी। हालांकि वो कई मामलों में खामोशी अख्तियार करती हैं, लेकिन अब क्या वहां तक भी मामला पहुंच सकता है? देखिए, परिवार के लोगों को भी यहाँ पर ईडी जो अपने शिकंजे में ले रही है, चाहे वह अशोक गहलोत का मामला हो, डोटासरा का मामला हो या फिर वैभव गहलोत का मामला हो। अब देखिए, ये तमाम मामले आपकी नज़रों के सामने हैं, तो क्या मनीष सिसोदिया की पत्नी को भी इसमें घसीटा जा सकता है? इस पर भी अब राजनीतिक जानकार जो है चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।